अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इलेक्शन से सिर्फ 8 दिन पहले पिछले इलेक्शन में कामयाब होकर हुकूमत बनाने वाले तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और साबिक वजीर आज़म इमरान खान को 10 साल कैद बा मुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। साइफर केस सुनने वाली खुसूसी अदालत ने आज 2 दिन तक गैर मामूली समातें करने के बाद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को मुजरिम करार देते हुए सज़ा सुना दी है। दिलचस्प बात यह है कि 2018 के इलेक्शन से 19 दिन पहले भी तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल सामने आई थी। उस वक्त 2013 के इलेक्शन में कामयाब होकर हुकूमत बनाने वाले नून लीग के कायद नवाज शरीफ को भी 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई थी। दोनों लीडर्स के केसेस का मवाज़ना नहीं किया जा सकता है, मगर जिस तरीके से खुसूसी अदालत ने साइफर केस को मुकम्मल किया है और आज फैसला सुनाया है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ खुसूसी अदालत ने गैर मामूली समात की और 14 घंटे की तवील समात रात तक जारी रही और इस दौरान मुल्जिमान के सख्त एतराज़ के बावजूद उनको फराहम किए गए सरकारी वकीलों के जरिए गवाहान पर जिरा मुकम्मल कर ली गई और फिर मुल्जिमान के 342 के बयानात रिकॉर्ड करने के लिए सवालनामे तैयार कर लिए गए। इस मौके पर इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने यह मौका अख्तियार किया कि अदालत ने जो डिफेंस काउंसिल मुकर्रर किए हैं वो इतने काबिल हैं कि 14 घंटे में केस भी समझ लिया और केस को समझकर गवाहों पर जिरा भी कर ली। ये नामुमकिन है, मगर आज भी खुसूसी अदालत में ऐसी ही सूरत हाल देखने में आई। जज अब्दुल हसन जुल्करनैन ने इमरान खान का 342 का बयान रिकॉर्ड कराते ही अचानक फैसला भी सुना दिया, यानी ना फैसला महफूज किया, ना फरीकैन को हतमी दलाइल का मौका दिया और मुख्तसर फैसला सुनाकर चले गए। वाज़ेह रहे कि खुसूसी अदालत में कई दिन से प्रोसिक्यूशन के गवाहों पर जिरा के लिए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला को मौका दिया जा रहा था, मगर वो बार बार केस को इल्तवा का शिकार कर रहे थे। जिसके बाद हफ्ते को जज अब्दुल हसन जुल्करनैन ने दोनों मुल्जिमान को सरकारी वकला फराहम करते हुए उनके जरिए जिरा करने का हुक्म दे दिया था और इन सरकारी वकला ने कल बाकी गवाहान पर जिरा मुकम्मल कर ली थी, जिसके बाद आज अदालत ने फैसला सुना दिया है। इससे पहले आज इमरान खान ने 342 का बयान रिकॉर्ड कराया और उसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया कि बताना चाहता हूं कि असल साजिश कैसे हुई। साइफर मेरे ऑफिस में था, जिम्मेदारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मिलिट्री सेक्रेटरी की होती है। 3.5 साल के दौरान बतौर वजीर आजम सिर्फ साइफर की एक दस्तावेज गायब हुई। साइफर की गुमशुदगी पर मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा कि इसकी इंक्वायरी करें। मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि इंक्वायरी कर ली है, साइफर का कोई सबूत नहीं मिला। मुंतखब वजीर आजम को निकाल दिया गया। मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ साजिश में जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू शामिल थे। हुसैन हक्कानी ने जनरल बाजवा के कहने पर मेरे खिलाफ लॉबिंग की। इमरान खान के बयान के मुताबिक जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई। कमेटी में असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक शामिल थे। जनरल बाजवा ने कमेटी को कहा कि अपनी सिमत दुरुस्त करो वरना 12 साल के लिए अंदर जाओगे। इस दौरान मेरी बाजवा से मुतादिद मुलाकातें हुई। जनरल बाजवा से कहा कि अगर हुकूमत गिराई गई तो पाकिस्तानी मईशत डूब जाएगी। बयान के मुताबिक जलसे में जो कॉपी लहराई वो साइफर की पैराफ्रेज कॉपी थी। 22 अगस्त 2022 को ऐवान सदर में मेरी जनरल बाजवा से फिर मुलाकात हुई। जनरल बाजवा ने मुलाकात में कहा कि साइफर पर बात ना करो। जनरल बाजवा ने कहा कि मीर जाफर और मीर सादिक कहना बंद करो। जनरल बाजवा ने कहा कि तुम्हारे ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू होगा। साइफर जनरल बाजवा की ईमा पर चोरी किया गया। इसके बाद जज अब्दुल हसन जुल्करनैन ने इमरान खान से सवाल किया कि साइफर कहाँ है, तो उन्होंने जवाब दिया कि साइफर ऑफिस में था और इससे मुताल्लिक मैंने बयान में बता दिया है। इसके बाद जज अब्दुल हसन जुल्करनैन ने मुख्तसर ज़बानी फैसला सुनाते हुए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता बुध तक इस केस की समात मामूल के मुताबिक चल रही थी। उस दिन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला भी अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने 4 गवाहों पर जिरा भी कर ली थी, मगर फिर अचानक जुमेरात को मुल्जिमान के वकला अदालत में पेश नहीं हुए। FIA की टीम भी मौजूद थी, जबकि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी भी कमरा अदालत में मौजूद थे, मगर वकला सफाई की अदम दस्तियाबी की वजह से अदालत ने समात अगले दिन यानी जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी। जिसके बाद जुमे को समात शुरू हुई तो मुल्जिमान के सीनियर वकला फिर पेश नहीं हुए। अदालत ने उन्हें पेश होने के लिए 2 दफ़ा मोहलत दी, मगर वो फिर पेश नहीं हुए। इस दौरान प्रोसिक्यूटर ने एतराज़ उठाया कि वकला सफाई नहीं आए, रोज़ इल्तवा लें तो हमें किस बात की सज़ा है कि हम रोज़ सुबह आ जाएं। बाज़ गवाहान जिरा के लिए दुबई से आए हुए हैं। अदालत अपने ऑर्डर में पहले भी तहरीर करा चुकी है कि वकला सफाई जिरा से गुरेज कर रहे हैं। जज अब्दुल हसन जुल्करनैन ने भी बरहमी का इज़हार किया और कहा कि आप 3 बार पहले भी इल्तवा ले चुके हैं, कोई एक वकील तो आज हाजिर हो जाता। ये सरकारी मुलाजमीन हैं, कुछ बैरून मुल्क से जिरा के लिए आए बैठे हैं। मैं बतौर जज सुबह 9 बजे का बैठा हूँ, अब बहुत हो गया। मुल्जिमान खुद भी जिरा कर सकते हैं। मुल्जिमान ने फैमिली से मुलाकात और वकला से मुशावरत के लिए वक्त मांगा तो मेरी अदालत ने दिया।
वकला सफाई ने जिरा के लिए इल्तवा मांगा तो मेरी अदालत ने वो भी दिया। अब एक लंबी तारीख लेना चाहते हैं, किस बुनियाद पर दें? इस दौरान FIA के प्रोसिक्यूटर ने अदालत से दरख्वास्त की कि वकला सफाई का गवाहान पर जिरा का हक खत्म किया जाए, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। मगर फिर अगले दिन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के सीनियर वकला दोबारा पेश नहीं हुए और फिर अदालत के हुक्म पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सरकारी वकला फराहम कर दिए गए, जिस पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने सख्त एहतजाज करते हुए सरकारी वकीलों पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। इमरान खान ने कहा कि जिन वकला पर हमें एतमाद नहीं है वो क्या हमारी नुमाइंदगी करेंगे? जज साहब, ये क्या मजाक चल रहा है? शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इधर भी सरकार उधर भी सरकार, ये मजाक हो रहा है। आपने फैसला सुनाना है तो ऐसे ही सुना दें। जज ने शाह महमूद कुरैशी को मुखातिब करते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहिब, अगर आप खुद जिरा करना चाहते हैं तो आप खुद भी जिरा कर सकते हैं। 3 मरतबा तारीख दी मगर आपके वकला ने आने की जहमत नहीं की। उस समात में मुल्जिमान के एतराज़ात के बावजूद अदालत ने अपना फैसला बरकरार रखा था और सरकारी वकला ने हफ्ते को ही 9 गवाहों के बयानात पर जिरा भी मुकम्मल कर ली थी और फिर समात कल यानी 29 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई थी। मगर ये समात भी अदालती वक्त ख़त्म होने के बाद रात तक जारी रही थी। फिर इसके बाद कल दोबारा समात शुरू हुई तो एक के बाद एक गवाह पर जिरा होती रही और रात तक 11 गवाहों पर जिरा मुकम्मल कर ली गई, जिसके बाद तमाम 25 गवाहों पर जिरा का अमल मुकम्मल हो गया। अब एक तरफ जहां अदालत ने बयानात कलमबंद कराने और जिरा के दौरान उजरत का मुजाहरा किया तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की तरफ से ताखीरी हरबे इख्तियार किए गए और केस को इल्तवा में डालने की कोशिश की जाती रही। हालांकि 22 दिसंबर को जब सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत मंजूर की थी तो साथ ही वाज़ेह तौर पर यह शर्त भी रखी थी कि दरख्वास्त गुजारों को जो जमानत की रियायत दी गई है वो उस वक्त मनसूख हो सकती है जब दरख्वास्त गुजार इसका किसी भी तरह गलत इस्तेमाल करेंगे, जिसमें ट्रायल के फौरी नताइज को मुलतवी करना भी शामिल है। हफ्ते को होने वाली समात के दौरान खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने भी इसी ऑर्डर का हवाला दिया था और मुल्जिमान के वकला की मुसलसल अदम पेशी पर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा है कि अगर ट्रायल में रुकावटें आती हैं तो अदालत जमानत कैंसिल कर सकती है। बहरहाल आज खुसूसी अदालत ने ट्रायल मुकम्मल करके फैसला सुना दिया है और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुना दी है। तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। जज साहब ने अपनी तरफ से क्वेश्चंस किए और कोई भी जो राइट आपका होता है क्रॉस एग्जामिनेशन का, 12 विटनेसेस को जिस तरीके से क्रॉस एग्जामिन किया, इसकी कभी आपको हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलेगी। तो ये जिस तरीके से लेके जा रहे हैं आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि इस सर्कमस्टांसेस में हम इनसे क्या तवक्को रखें और क्या एक्सपेक्ट करें कि क्या आईन और कानून के मुताबिक होगा। अगर आप किसी अक्यूज को आप अपना जो फंडामेंटल राइट्स है वो रिफ्यूज कर दे तो डिसीजन क्या आना है ये सब दुनिया जानती है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट जरूर है, अपने सारे फॉलोअर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को, सपोर्टर्स को, कैंडिडेट को और हमारे पूरे मुल्क के जो भी वेल विशर्स हैं उन सब से दरखास्त है कि आप तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करें। इंशाल्लाह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे हमें एतमाद है, एट द एंड ऑफ द डे हमें रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अगर ये कन्विक्शन भी करते हैं, कन्विक्शन क्वाश होगी। सजाए मौत भी देना चाहे सजाए मौत देते हैं, लेकिन आगे इंशाल्लाह ताला इनके पास केस है कोई जजमेंट को हम इंशाल्लाह चैलेंज करेंगे। और मुझे कोई शक नहीं है कि क्योंकि इंसाफ के तकाजे दूर दूर तक पूरे नहीं हुए बल्कि उनकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं, यकीनी तौर पे ये अपील जो है वो सक्सेसफुल होगी। ये ट्रायल नहीं था, ये कोई केस की समाअत नहीं थी, ये तो एक फ्रॉड था अदालती निजाम से। जो वकील थे खान साहब के और शाह महमूद कुरैशी साहब के, उनको हटा दिया गया। जिन वकला को रखा गया उनकी जगह इजाजत के बगैर रखा गया। वो जो वकला थे वो भी रिकमेंडेड थे एडवोकेट जनरल ऑफिस से और प्रोसिक्यूशन टीम का हिस्सा थे कि ये मिस ट्रायल है। ये आर्टिकल 10A जो हमारा आइन का है जिसमें ये दर्ज है कि आपको क्रिमिनल ट्रायल जो है वो फेयर ट्रायल के जरिए चलना पड़ेगा, ये उसकी खिलाफ वर्जी है। जबकि आज इंसाफ अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी का 342 का बयान कलमबंद कर लिया है, जबकि इमरान खान का 342 का बयान कल रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि आज दौरान समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इमरान खान के वकला ने अदालत में हक के जिरा बहाल करने की दरख्वास्त दायर की तो अदालत ने दलाइल सुनने के बाद ये इस्तदा मुस्तरद कर दी। इसके अलावा वकला सफाई की 342 का बयान रिकॉर्ड करने के लिए 2 दिन का वक्त देने की दरख्वास्त भी अदालत ने मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 6 दफ़ा वक्फा किया। समाअत के दौरान इमरान खान का जज मोहम्मद बशीर से मुकालमा भी हुआ। इमरान खान ने कहा कि आपने हमारा हक के दिफा ख़त्म कर दिया, मैं गवाहों पर खुद जिरा करना चाहता था, मेरी गुजारिश है कि हमारा हक के जिरा बहाल किया जाए। जज साहिब क्या आज ही सज़ा का ऐलान करना है? तो जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान से कहा कि आप परेशान ना हो,
इमरान खान ने मजीद कहा कि हमारे पास तोशाखाना के तहाइफ की असल कीमत आई है, इसलिए जिरा करनी थी, मुझे झूठे गवाहों को बेनकाब करना था, मुझे मौका मिलना चाहिए था कि अपना दिफा कर सकूं। आपने जल्दी जल्दी में सब कुछ कर दिया, मेरे खिलाफ झूठे गवाहों को पेश किया गया, साबिक वजीर आजम पर इल्ज़ाम लगा दिया कि ऑफिस बॉय के जरिए अरबों की करप्शन की। इमरान खान ने जज से मजीद कहा कि मेरी बीवी का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी तौहीन की जा रही है, मेरी बीवी को तोशाखाना केस में ज़बरदस्ती घसीटा गया। जिस तेज़ रफ्तारी से ट्रायल हो रहे हैं, लगता है कि सारे फैसले आज होने हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरी बीवी का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। वजीर आजम हाउस के मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए झूठ बुलवाया गया। अब कल दोबारा समाअत मुकर्रर है, जिसमें इमरान खान का 342 का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके साथ साथ आज इमरान खान ने तोशाखाना केस में हक के दिफा खत्म करने का जज मोहम्मद बशीर का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने इमरान खान की नैब के तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। यह फैसला चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सुनाया है। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे, हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान साहब मौजूद हैं। नून लीग का भी इसके बाद मौका मालूम करेंगे। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर तहरीक इंसाफ ये ऐलान कर रही है कि वो इस फैसले को जो साइफर केस में आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी। कितनी जल्दी और किस किस्म के रिलीफ की तवक्को रखते हैं आप इस फैसले पर? देखिए, हम जैसे ही फैसले की नकूल मिल जाते हैं, इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी अपील तैयार करके फाइल करें और इसकी फुल फोर्स सस्पेंशन मांगेंगे, इस कन्विक्शन की भी और सेंटेंस की भी। और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फैसला जिस तरीके से आया है, जिस तरीके से ट्रायल हुआ है, कलअदम हो जाएगा या रिमांड बैक होगा और वापस ट्रायल कोर्ट के पास आएगा? देखिए, ये तो हर सूरत जो है ये कदम होना चाहिए, क्योंकि ये तो ट्रायल ही नहीं था, ये मिस ट्रायल था और इस हर तरह के बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई थी। इस किस्म का ट्रायल सस्टेनेबल नहीं है। इसको क्वैश करके उसके बाद फिर ये अपीलेट कोर्ट की मर्जी है, वो चाहे तो उसको रिमांड कर सकती है फॉर फ्रेश ट्रायल बिफोर ए डिफरेंट जज, क्योंकि इस जज ने तो मिसबिहेव किया है। जिस तरह से उसने डिफेंस काउंसिल्स को बाहर बिठाए रखा, उनको जिरा नहीं करने दी और अपनी मर्जी के प्रोसिक्यूशन से लेकर एक डिफेंस काउंसिल को मुकर्रर करके उससे जिरा करा दी 18 गवाहों को थोड़ी देर के अंदर। तो इसलिए ये तो ऐसी बड़ी गलती, कानूनी और आईनी गलती है, जिसको किसी तौर पर भी कोई भी जज जस्टिफाई नहीं कर सकता। साहब, और जुमेरात को ज़ाहिर है पहले वकला नहीं आए, फिर जुमे को सीनियर वकला नहीं आए, उसके बाद इन्होंने थोड़ी सी मोहलत दी और फिर कहा कि जी स्टेट काउंसिल आपको असाइन किए जाते हैं। आपके ख्याल में अगर जो इमरान खान साहब के, शहमद कुरैशी साहब के वकला थे, वो जितना लंबा चाहते जिरा करते, जब जज साहब का मूड भी नज़र आ रहा था, उससे पहले भी 2 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 दफ़ा कहा कि जी आप ट्रायल दोबारा से और एक स्टेज पर जाके शुरू करें, तो जज साहब का मूड पता था। तो आपके ख्याल में ये सही स्ट्रैटेजी थी? वकला का ना आना, आते तो बेहतर होता। बात यह है कि इसमें सिर्फ एक दिन की एडजमेंट मांगी गई थी ना, जो हफ्ते वाले दिन, क्योंकि जो ट्रायल लॉयर थे हमारे सिकंदर जुल्करनैन, उन्होंने ये कहा था कि भाई मेरे दांत में तकलीफ एकदम हो गई है, मुझे लाहौर अपने डेंटिस्ट को दिखाने जाना है, तो इसलिए एक दिन की एडजमेंट दे दे। कौन सी बड़ी बात मांगी थी कि हफ्ते की बजाय आप मंडे के लिए रख लें। आमतौर पे जब वकील बीमार हो या कोई इसकी तकलीफ हो तो अदालतें अकोमोडेट करती हैं, और इसमें तो ज्यादा लंबी एडजमेंट ही नहीं मांगी थी, एक दिन की बात थी। लेकिन उन्होंने बजाय कि एडजमेंट देने के, और जो कि हमेशा प्रैक्टिस है कोर्ट्स की कि ट्रायल जो डिफेंस काउंसिल है उसको अकोमोडेट किया जाता, उसकी जगह एक अपना मर्जी का एक वकील खड़ा कर दिया बतौर डिफेंस काउंसिल के। ये अनहर्ड ऑफ है, और फिर उसमें किसी किस्म की भी मुल्जमान की उसमें शमूलियत या रजामंदी नहीं थी। तो आप डिफेंस काउंसिल नहीं मुकर्रर कर सकते स्टेट के एक्सपेंस पर बगैर मुल्जमान की मर्जी हासिल किए, मर्जी उनकी उसमें कंसेंट लिए बगैर। तो ये तो सारी चीज ही गैर कानूनी और गैर आईनी हुई है। साहब, और जज साहब का मूड लग रहा है आपके ख्याल में रिटन ऑर्डर जल्दी आ जाएगा ताकि आप अपील कर सकें, या उसको भी वो प्रोलॉन्ग कर सकते हैं? ये तो वक्त ही बताएगा। सलमान सफदर साहब कह रहे थे कि उम्मीद है कि कल सुबह तक
मिल जाएगी उसकी सदका नकूल, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते जब तक हमारे पास आ नहीं जाती, तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। सर शॉर्ट टर्म में तो सेंटेंस हुई है, मगर जिस तरीके से उन्होंने कल 14 घंटे की लंबी समातें की और उसके बाद आज सुबह फैसला सुना दिया, स्टेट काउंसिल असाइन कर दिया, इजरा कर नहीं दिया, आपके ख्याल में वैसे फ़ायदा ही होगा इमरान खान साहब को इस केस में कि आगे जाके और शाह महमूद कुरैशी साहब को, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाएगा ये किसी अदालत में भी इसको कबूल नहीं किया जा सकता जिस अंदाज से ट्रायल हुआ है। इसको कोई अदालत भी किसी तौर पर भी अपहोल्ड नहीं कर सकती। ये तो हर तरह से जो है कॉन्शियस के भी खिलाफ है, सारे बुनियादी हकूक के खिलाफ है, ये फेयर ट्रायल के खिलाफ है, हर असूल के खिलाफ है, जो आईनी और कानूनी असूल हैं ट्रायल के, उनके सब के खिलाफ है, खिलाफ वर्जी है। तो लिहाजा इसका सस्टेन करना मुमकिन नहीं है। हम समझते हैं कि कोई भी अदालत, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उसको सस्टेन नहीं कर सकती। तो लेकिन उन्होंने इस वक्त तो एक सियासी फायदा उठाने की बज़ाहिर कोशिश की है कन्विक्शन करके कि जो पार्टी के हेड हैं और वाइस चेयरमैन दोनों को जो है उनको सजा सुना दी है और सजा याफ्ता बना दिया है, कन्विक्ट कर दिया है। तो ये मकसद तो बज़ाहिर ये लगता था कि इलेक्शन से पहले एक सियासी फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है दूसरी सियासी जमातों को, एक बड़ी सियासी जमात के जो रहनुमाओं को कन्विक्ट करके। और अब एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें आपके पार्टी लीडर पहले जेल में थे, वो पहले ही इलेक्शन नहीं लड़ सकते, फिर पार्टी से बल्ले का निशान चला गया, उम्मीदवार इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। आज का फैसला आपके ख्याल में आपकी पार्टी को 8 फरवरी के दिन नुकसान पहुंचाएगा या और एनर्जाइज करेगा आपके वोटर सपोर्टर को वोट देने के लिए? देखिए, ये तो वक्त बता सकता है, लेकिन मैं समझता हूं जो इसके पीछे नीयत है बज़ाहिर, जिन लोगों जो मुख्तलिफ ताकतें जल्दी इसको आगे निपटाने के चक्कर में थी, तो वो सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और सियासी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं पीटीआई। और इस वक्त आपके ख्याल में एक ऐसी पोजीशन में है तहरीक इंसाफ के इलेक्शन 8 फरवरी के दिन जवाब दे सके, और जो इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस था कि जब भी इलेक्शन होगा हम स्वीप करेंगे, वो पोजीशन आपको दिख रही है? देखिए, इसमें बहुत सारी मुश्किलात हैं। इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो है और एस्टेब्लिशमेंट, वो हर तरह से पीटीआई और उसके वर्कर्स, उसके कैंडिडेट्स के खिलाफ काम कर रही है। लोगों को रास्ता रोका जा रहा है, हर तरह की सख्ती, पाबंदी, जुल्म, ज्यादती और जबर किया जा रहा है। तो इसमें ये तो कोई इलेक्शन नहीं हो रहा। इस तरह से इलेक्शन पार्टी सिंबल के बगैर जो इलेक्शन है वो इलेक्शन नहीं है, वो तो बहुत बड़ी ज्यादती है और एक तरफा है सारा मामला। लेकिन हमने सिर्फ अपनी एक प्रोटेस्ट बता रहे हैं कि हम तो फिर भी मैदान में है, आप जो जी चाहे कर लें, हम मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। आप समझते हैं कि आप हमें इस तरह से मैदान से भगा देंगे, ये नहीं होगा, क्योंकि हम सही माने में कौम की नुमाइंदगी करते हैं, कौम की सोच की हम नुमाइंदगी करते हैं। तो इसलिए हम इतनी मुश्किलात में, इतनी दुश्वारियों में, इतनी जुल्म और ज्यादती और जबर में भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ की राय आपने सुनी। नून लीग की राय मालूम करेंगे एक ब्रेक के बाद। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है जराइम में फ़र्क है, इल्ज़ामात में फ़र्क है। मगर से 5 साल पहले एक वज़ीर आज़म इलेक्शन से 17 दिन पहले उसे सज़ा सुनाई जाती है, 10 साल की, बड़ी समय जेल में जाता है। अब 5 साल बाद इलेक्शन से 8 दिन पहले एक और वज़ीर आज़म जो पहले से ही जेल में है, उन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। साइकिल ही रिपीट हो रहा है। साइकिल रिपीट, अनफॉर्चुनेटली आप इसको ये जो है लेबल कर सकते हैं इस तरह के, साइकिल रिपीट हो रहा है। लेकिन मैंने सुबह भी मेरा ख्याल है कि आपके चैनल से भी ऐसे मुझे फ़ोन आया था, मैंने उनको कहा था कि मैं ये माजी में अगर देखा जाए तो मियां नवाज शरीफ का साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह उनको इलेक्शन से बाहर रखा गया, जिस तरह जो है ना उससे पहले जो है जो भी हादसा हमारी तारीख में हुए हैं, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट की और सियासतदानों की कन्फ्रंटेशन जो है वो सामने आई है। लेकिन मैं उनको इंस्टीट्यूशनल कन्फ्रंटेशन कम कहूँगा, शख्सियात की कन्फ्रंटेशन जो है वो ज़्यादा थी। उसमें इंस्टीट्यूशंस जो है इन्वॉल्व नहीं हुए थे। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है, इसमें एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने आप को जो है रेस्क्यू करने के लिए जो है
वो सहारा ऐसी बातों का ले रहा है जो जराइम की जुमरे में आती हैं और वो स्टेट की हमारी सिक्योरिटी जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हमारे रिलेशनशिप जो है कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। अगर मियां नवाज शरीफ के ऊपर अब इल्ज़ाम देखें तो इल्ज़ाम जो है कभी साबित नहीं हुए। उनको कैद सुनाई गई, 10 साल कैद सुनाई गई उसको एवन फील्ड केस में, वो भी बाद में जो है वो बरी हुए उससे, उस केस के मतलब जो है लोगों ने बयानात दे दिए, जुडिशरी ने बयानात दे दिए कि वो इस तरह हुआ और इस तरह हुआ, सारी हकीकत सामने आ गई। लेकिन ये एक ऐसा सिलसिला है जिसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है और इमरान खान साहब की कन्फेशन मौजूद है, कुरैशी साहब की जो है कन्फेशंस मौजूद हैं, पब्लिक कन्फेशंस मौजूद हैं कि ये हुआ और ये हुआ और ये जो है क्या बात है, कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट और गुलामी नामंजूर और बैरूनी साजिश नामंजूर जो है। तो मैं समझता हूँ कि कभी भी माजी में किसी हुक्मरान ने, वज़ीर आज़म ने, सिविलियन हुक्मरान ने कभी भी स्टेट को इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जिसकी वजह से पाकिस्तान की सलामती या पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी या साख जो है वो मलिया मेट हो जाए या वो खाक में मिल जाए। खुदा साहब, आपने कहा कि खुद कन्फेशंस मौजूद हैं, इसके अलावा जो विटनेसेस थे जिसमें साबिक सफ़ीर हो असद मरीज साहब या साबिक सेक्रेटरी खारजा, उनके बयानात भी मौजूद हैं। जब विटनेसेस मौजूद थे, एविडेंस मौजूद था, तो आपके ख्याल में ड्यू प्रोसेस के जरिए होता तो बेहतर होता है या बजाय इसके कि स्टेट काउंसिल असाइन कर दिए, कल 14 घंटे के लिए ट्रायल कर दिया, आज कर दिया? क्योंकि जैसे ही अगर आप इलेक्शन में जीत के हुकूमत में आ भी गए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वकला की यही राय कि ओवरटर्न हो जाना है। इमरान खान साहब उस वक्त बाहर आ रहे होंगे, इलेक्शन बेशक आप लोग जीत गए होंगे, मगर क्या एक स्टेबल हुकूमत मिल पाएगी आपको जिस तरीके से ये ट्रायल चला है? मेरा ख्याल है मैं जो आप बात कह रहे हैं उससे मैं आई विल बैक टू डिसएग्री, क्योंकि इतनी सॉलिड एविडेंस है कि अगर ट्रायल में कोई हुक्म भी है तो वो ट्रायल को जो है या उस एविडेंस को तो नहीं विशिएट करता, या उस एविडेंस को तो अगर मैं आपकी अगर बात से एग्री भी कर लूँ तो विशिएट तो नहीं करता उसकी एविडेंस की या उसकी जो पब्लिक कन्फेशंस हैं वो उतने करते हैं और उनके साथियों के जो बयानात हैं। तो अगर उसके कोई टेक्निकल जो कोई इस किस्म का जिस तरह आप फरमा रहे हैं कोई इस किस्म की बात हुई भी तो वो फिर दोबारा जो है उसका कोई ना कोई सिलसिला निकल आएगा जो है अगर ये हाई कोर्ट में जाता है। तो मैं तो मियां नवाज शरीफ के सिलसिले में तो ये मौका ही किसी को नहीं दिया गया था, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल किया गया था। आप इल्जाम देखें और ट्रायल का जो है सारा वो देखें, जो सीक्वेंस देखें कि उसमें मियां नवाज शरीफ को अपील का कोई हक ही नहीं दिया गया। इनको तो सारे हक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये आज जिस तरह आप फरमा रहे हैं ये हाईकोर्ट में जाएंगे, हाईकोर्ट में अपील करेंगे, इनके वकला भी आज कह रहे थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है। ये सारी जो लीगल एक फैसिलिटीज है, ये ऑप्शंस जो हैं उनको पास मौजूद है और उसमें कोई भी फैसला हो सकता है। मैं को प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, कोई भी फैसला हो सकता है जिस तरह आप फरमा रहे हैं। लेकिन साहब इस सब में एक है इलेक्शन का आना। आपके ख्याल में आपको इलेक्शन में इसका फायदा होगा या पीटीआई का एक जो क्राउड है वो और ज़्यादा एनर्जाइज होगा कि हमारे लीडर के साथ गलत हुआ है, जल्दी में उसका ट्रायल करके उसे सज़ा दी गई है और वो ज़्यादा बड़ी तादाद में निकलेगा और जो शहरी हल्के हैं उसमें आपके लिए ख़तरा पैदा होगा? मैंने आज देखे ना ये सुबह वाकया हुआ है, मैं अभी भी अपने हल्के में फिर रहा हूँ, मैंने कोई सिग्निफिकेंट इसका असर नहीं देखा हल्के के अंदर जो है। दिस कैन वर्क बोथ वेज, जो है जिस तरह आप कह रहे हैं उस तरह भी हो सकता है और दूसरा जो है जो पीटीआई की जो सपोर्ट रह गई हुई है उसको ये डैम्पन भी कर सकता है, उसको डिस्करेज भी कर सकता है कि लोग जो है कोई एक फेट अकम्प्लीट समझ के जो है ना हो सकता है जो वो उतने एक्टिव ना रहे। बोथ साइड में खान साहब क्या आपके वोटर को भी इलेक्शन के दिन रोक सकता है कि जी एक ये फैक्टर आ जाए कि जीत तो जाना ही है, मुखालिफ है नहीं कोई, इसलिए क्या करना है वोट डाल के? आपके अपने वोटर को भी रोक सकता है, जो उसकी एनर्जी है वो भी हो सकती है। नहीं, कंप्लेसेंस आ सकती है, मैं इस बात से भी आपकी एग्री करता हूँ कि कंप्लेसेंस जो है ना वो आ सकती है। लेकिन हम अपनी जो है सपोर्टर की आज भी अभी मेरा चौथा पांचवा जो है
ये कॉर्नर मीटिंग है, छोटी छोटी यूनियन काउंसिल्स में मैं लगा हुआ हूँ, ख्वातीन की भी साथ जारी हैं, गांव वगैरह में भी आज मैं गया हुआ था, रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी में भी गया हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि इस वाक़े का इफेक्ट जितना हम समझते थे उतना इफेक्ट नहीं हुआ कैंपेन के ऊपर या इलेक्ट्रेट के ऊपर, जितना मैं अज्यूम करता था और उतना नहीं हुआ। और जो मियां साहब आए सियालकोट में, ज़ाहिर एक बड़ा क्राउड आप लोगों ने पुल किया, आपके ख्याल में आपकी अपनी कैंपेन में फ़र्क पड़ा है? मियां साहब जब निकल रहे हैं, क्योंकि वो लेट निकले हैं, कम जलसे कर रहे हैं, एक फ़र्क आप पड़ रहा है? में सिग्निफिकेंट फर्क पड़ता है, बड़ी वैल्यू एडिशन होती है हमारी कैंपेन में। जब मियां नवाज शरीफ किसी कैंपेन में आके पार्टिसिपेट करते हैं किसी शहर में, हमारी पांचों जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं सियालकोट की, उनमें डेफिनेटली फर्क पड़ा है, क्योंकि शहर के लोग भी थे और हमारे जो देहाती हल्के हैं उसके लोग भी जलसे में आए हुए थे, और वो एक डेफिनेटली एक पैगाम लेके गए हैं। और वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ये दिखाया जा रहा था, लाइव दिखाया जा रहा था, उससे डेफिनेटली असर पड़ा है, डेफिनेटली असर पड़ा है। आपका बड़ा क्लोज कंटेस्ट था 2018 में, हालांकि आप कहते हैं 2018 के मुकाबले में अलग था। इस वक्त आपकी पोजीशन एक कंफर्टेबल पोजीशन है या फिर एक खतरे में है आपका हल्का? नहीं, मैं कोई बड़ा बोलने से जरा हेजिटेट करूंगा, लेकिन मुझे तसल्ली है कि इंशाल्लाह विल सेल थ्रू, इंशाल्लाह। और जो अर्बन एरियाज़ हैं, लाहौर हो गया, दीगर जो पंजाब के एरियाज़ हैं, क्योंकि रूरल में तो आपकी पार्टी कह रही थी कि हम बड़े तगड़े हैं, अर्बन में कम्पीट कर पाएंगे? आज़ाद उम्मीदवारों के साथ भी टफ चैलेंज देने जा रही है आपको पीटीआई? देखें, मैं एक बात बताऊं आपको, ये आज़ाद उम्मीदवार जो है ना, अगर ये पीटीआई के ट्रेडिशनल उम्मीदवार होते हैं ना, जिनके चेहरे पहचाने हुए हैं, तो वो ज़्यादा थ्रेट पोज कर सकते थे। लेकिन ये नए जो रिक्रूट्स आए हैं पीटीआई की सफ़ों में, और वो अपना वकालत का कोट और टाई भी नहीं उतारते ना, सोते भी मेरा ख्याल उस तरह, कॉर्नर मीटिंग भी उसी में अटेंड करती है। तो ये किस्म की ज़रा बख्तर है जो उन्होंने पहनी हुई है, मुख्तलिफ खदशात की को मद्देनजर रखते हुए। तो उनकी वो आइडेंटिटी वो कायम नहीं हो रही जो उनके जो ट्रेडिशनल कैंडिडेट से असल लाहौर में थे या सियालकोट में थे, वो लोग नहीं हैं। एंड मेरा अपना ख्याल है कि वो उस तरह पीटीआई का वोट जो है पुल नहीं कर सकेंगे जिस तरह उनके जो रिकग्नाइज चेहरे जो थे, जो सिक्काबंद लोग थे, अगर उनको टिकट मिलता। बहुत शुक्रिया गौर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आखिर 8 फरवरी को होने क्या जा रहा है, इस पर तज़िया मालूम करेंगे एक ब्रेक के बाद। में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। आज की सज़ा का तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर पर क्या फ़र्क पड़ेगा, 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात पर क्या असर पड़ेगा, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ सुहेल राय साहब मौजूद हैं, जिन्होंने आज पहली दफ़ा में कराची स्टूडियो से ज्वाइन किया है। बड़ा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तो साहब, ज़ाहिर एक फ़ैसला आया है, इमरान खान साहब पहले जेल में थे, पहले डिस्क्वालीफाइड थे, आज एक फ़ैसला आता है 10 साल कैद की उन्हें सज़ा हो जाती है। कोई फ़र्क पड़ेगा इस फैसले से, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ट्रायल करके फैसला अनाउंस किया गया? मेरा ख्याल है अगर इसको जो है अक़ली तौर पर और गैर जज्बाती होकर देखा जाए तो इसके कुछ फ़ायदे हैं पीटीआई को, कुछ नुकसान है। फ़ायदा ये है कि जब आपका लीडर मज़लूम होता है, उस पर जुल्म हो रहे होते हैं, तो जो डाई हार्ड सपोर्टर है उसकी सिंपथी भी और बढ़ जाती है, उसकी कमिटमेंट भी बढ़ जाती है, और दूसरों के ख़िलाफ़ उसकी नफ़रत में भी इजाफ़ा हो जाता है। लेकिन इसकी जो लूप साइडेडनेस है वो ये है कि इलेक्शन में कई किस्म के वोटर होते हैं। कुछ डाई हार्ड सपोर्टर होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 20% 15% होते हैं सोसाइटी में, और उसके बाद एक फ्लोटिंग वोट होता है जो 20 से 25% होता है, जो कि स्विंग के साथ चलता है। वो देखता है कि किसको इक़्तिदार मिल रहा है, वो हर वोटर जो है वो अपने मुफाद के मुताबिक वोट देता है। तो जब इस तरह का फ़ैसला आ जाता है तो वो जो स्विंग वोटर है, वो जो फ्लोटिंग वोट है, वो समझता है कि मेरी ये पार्टी तो अब इक़्तिदार में नहीं आ रही। पीटीआई ने अभी तक ये भरम बड़ी कामयाबी से रखा हुआ था कि तमाम चीज़ों के बावजूद भी हम जीत जाएंगे, और बहुत से लोगों को, पीटीआई के लोगों को ये यकीन भी है कि भाई हम तमाम हदें उस दिन 8 फरवरी को हम कमाल कर देंगे। लेकिन जब इस तरह का फ़ैसला आ गया तो ये तासुर डेफिनेटली इसका जाएगा कि भाई वो तो इमरान खान तो जेल से ही अभी नहीं निकल रहा और उसका कोई चांस नहीं रहा हुकूमत में आने का।
तो इस तासुर से एक मनफी जो है वो फीलिंग डेवलप होगी और जो स्विंग वोट है वो मुखालिफ को चला जाएगा। सब और जो ज़रा सोशल मीडिया पर बहुत अग्रेसिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका जो दावा है और अभी से कैंपेन शुरू की है कि एक वाहिद रास्ता इमरान खान साहब को बाहर निकालने का है, 8 फरवरी को आप निकलकर वोट दें। अगर आप वोट देंगे तो फिर ही वो रास्ता निकलेगा जिसमें इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं। आप ख्याल में एक बड़ी तादाद में, जिसका पहले भी आप कह रहे थे कि आज से पहले हुआ तो नहीं है, मगर हो सकता है जिस किस्म की अग्रेसिव कैंपेन है, 10% चांस है इस बात का कि बहुत ज़्यादा टर्न आउट हो जाए। तो आज के फैसले के बाद उसके इम्कानात बढ़े हैं या कम हुए? नहीं, देखें, शहरों के अंदर तो अभी भी इसका इम्कान मौजूद है कि 50 से 60% टर्न आउट हो। अगर इमरान खान को फ़ायदा पहुंचना है या तहरीक इंसाफ को फ़ायदा पहुंचना है तो उसके लिए 50 से 60% टर्न आउट चाहिए। अगर 40 से 50% टर्न आउट हुआ तो इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ नहीं निकली। ये एक नॉर्मल इलेक्शन होगा जिस तरह के माजी के इलेक्शन होते हैं। तो अगर माजी से डिफरेंट करना है तो बड़ी भारी तादाद में निकलना पड़ेगा। तो दूसरी बात यह है कि जो इमरान खान साहब की और गौहर अली की पॉलिसी में भी मुझे फ़र्क लगता है कि बैरिस्टर गौहर अली की जो पॉलिसी जा रही है वो बड़ी डेमोक्रेटिक, और ऐसे लगता है कि वो चाहते हैं कि पार्टी को बचा के इलेक्शन में हर तरह से शामिल करें। बावजूद इसके कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो इंतहा पसंद लोग हैं वो कन्फ्रंटेशन चाहते हैं, वो लड़ाई चाहते हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने बड़ा अच्छे तरीके से कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करके किसी ना किसी तरह वो चाहते हैं कि लीगल तरीके से हम इलेक्शन में चले जाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक सोच की तब्दीली मुझे नज़र आ रही है। अब ज़ाहिर है गौहर अली साहब ने ये इमरान खान को भी कन्विंस किया होगा, वगरना पीटीआई तो हर चीज़ पे रिएक्ट करती है। लेकिन आज भी उनका यही बयान आया है कि सब्र करें और हम कोर्ट्स के अंदर जाएंगे और कोर्ट्स के अंदर हमारा चांस है जो है वो केस विन करने का। तो ये पाकिस्तान हाइब्रिड सोसाइटी के अंदर आपको इस तरह की अप्रोच से ही चलना पड़ता है। अगर कन्फ्रंटेशन करेंगे, 9 मई का वाक़या होगा या लड़ाई होगी तो उसमें तो ताकतवर जो है वो हमेशा जीतता है। जाहिर है सिविलियन के पास तो ताकत नहीं होती। तो दूसरी एक आपने जो बात की, देखें पाकिस्तान में अगर आप देखें कि फ़र्ज़ करें सारी सीटें भी पीटीआई जीत जाए, ठीक है, एक स्वीप कर जाए, तो ठीक है इसका दबाव तो पड़ेगा इस्टेब्लिशमेंट पर। लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जनरल याह्या खान जैसे कमज़ोर जनरल के भी होते हुए इन्होंने इक़्तिदार नहीं दिया था अवामी लीग को और पीपल्स पार्टी को, 1.5 साल 1.25 साल तक नहीं दिया था। फिर बेनज़ीर भुट्टो 1988 में जब वो जीती तो इनको भी इंतज़ार कराया जब तक डील नहीं की। तो हमारे यहाँ देखें बहुत ताकत लूप साइडेड है, ये रियासत में मुक़्तदरा बहुत ताकतवर है, तो उसमें पॉलिटिशियंस को अगर अपनी स्पेस लेनी है तो बड़े तरीके से लेनी है। सब और ज़ाहिर 9 मई के वाक़े से पहले आपकी खुद मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, आप बताते रहे कि आपने उनसे कहा था कि CBMs करें, ये अग्रेसिव और इल्ज़ाम तराशी की सियासत है, इससे ज़रा एक तरफ आएँ, मगर वो नहीं माने। मगर उसके बाद भी हमने देखा है 9 मई से पहले भी 9 मई के बाद भी आपके ख्याल में एक दुरुस्त स्ट्रैटेजी थी जो बैकफायर कर गई, या एक बहुत ही फेल्ड स्ट्रैटेजी थी जिसको इमरान खान बहुत प्रोलॉन्ग कर गए, वरना वो ये जितना भी फेलियर था इसको अवॉइड कर सकते थे जो यहाँ तक सूरत आ रही थी? देखें एक मिस परसेप्शन वहाँ पैदा हो गया था। मैं वहाँ 3 दफ़ा गया हूँ, तहरीक जो ज़मान पाक है वहाँ पे परसेप्शन ये था कि पूरी कौम इनकलाब के लिए तैयार हो चुकी है, और अब जो मुखालिफ हैं, चाहे वो जनरल हैं, चाहे जज हैं, चाहे अवाम है, चाहे पॉलिटिशियन है, वो अब बस सैलाब में बह चुके हैं। ये जो परसेप्शन सी, आपको पता है अगर परसेप्शन गलत हो तो फैसले भी गलत होते हैं। तो इस परसेप्शन की बुनियाद पे उनका ख्याल था कि अगर मैं गिरफ़्तार होऊंगा तो शहरों में आग लग जाएगी, लोग जो है इनकलाब ले आएंगे, और दूसरी तरफ अगर ये वाकई साजिश थी तो इसमें कुछ जज भी थे, कुछ जर्नैल भी थे। तो ये गलत परसेप्शन जो है इस पे गए, और 9 मई के वाक़े से मुक़्तदरा को मौका मिल गया कि उन्होंने फिर इनके ख़िलाफ़ टेक ऑन किया। आप ये देखें कि 9 मई से पहले क्या होता रहा है कि 9 मई से पहले कई दफ़ा पुलिस ज़मान पार्क गई, ठीक है, लेकिन ह्यूमन शील्ड कह लें या अवामी दबाव कह लें, वो ना अंदर दाखिल हो सके। अगर एक दफ़ा दाखिल भी हुए तो इमरान खान वहाँ नहीं थे।
तो बेसिकली तो रियासत को और पुलिस को बार बार शिकस्त हुई है। इसी शिकस्त को उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बना लिया। और इमरान खान ये भूल गए कि पाकिस्तान में भुट्टो जितना कोई पॉपुलर नहीं था। तो भुट्टो का जब मुक्तदरा से लड़ाई हुई तो कोई बचाने नहीं आया, लाखों लोग निकले, 8,000 के करीब लोग जो हैं वो कत्ल हुए, ठीक है, और हज़ारों लोग जेलों में गए, फांसियां हुई। तो पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों को लचक का और ऐसा रवैया रखना चाहिए कि जिससे एस्टेब्लिशमेंट से लड़े ना, स्पेस लें, और वो कारकर्दगी की बुनियाद पे लिए हैं। अगर आप लड़ेंगे तो आप पीछे चले जाते हैं। हमने देखा कि हर बार जब भी मुक्तदरा की और सियासी जमातों की लड़ाई होती है हम पीछे चले जाते हैं बजाय इसके कि आगे बढ़ने के। तो असल बात तो यह है कि जमहूरियत के लिए फ़ायदा मंद है आगे बढ़ना। साहब, अब एक चीज़ जिस पर बार बार कैंपेन कर रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, और वो ये कि अगर आप आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देंगे तो ज़ाया होगा, हमें दें, क्योंकि इस वक्त नून लीग बमुकाबला पीपल्स पार्टी है। तो आज के फैसले के बाद क्या जो बिलावल की ये जो पिच है, जो कैंपेन है, इसमें उनको फ़ायदा हो सकता है कि तहरीक इंसाफ का वोटर उन्हें वोट दे रहा? देखें, इस वक्त पंजाब की हद तक तो मैं श्योर हूँ कि सिर्फ एक सेंटेंस पे इलेक्शन हो रहा है, और वो ये है कि पीटीआई के साथ कौन है और एंटी पीटीआई कौन है। तो इसलिए इसमें ये लॉक्ड है इस वक्त सिचुएशन। इसमें बिलावल साहब की जितनी भी अच्छी भली बातें हों, इनका असर नहीं होने वाला, क्योंकि वोटर भी लॉक्ड है, प्रो पीटीआई और एंटी पीटीआई, और इसमें तीसरी ताकत की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, और फिर उसमें क्या नवाज शरीफ वापस आकर, ज़ाहिर लेट उन्होंने कैंपेन शुरू की है, मगर ये जो तासुर था कि वो निकल नहीं पाएंगे, आपको लग रहा है क्राउड पुल करने में और अपनी सपोर्ट को एनर्जाइज करने में कामयाब हुए हैं, और वाकई उनकी और वजारत उज़्मा के दरमियान अब 8 फरवरी रह गया? जी, ये दुरुस्त है। नहीं, ये हमें पता था कि जो इलेक्शन मशीनरी है वो नून लीग की सबसे बेहतर है। उन्होंने जो कैंडिडेट हैं सबसे बेहतर उतारे हैं। हाँ, उनको शहरों के अंदर जो पहले उनकी सपोर्ट होती थी, अर्बन मिडिल क्लास, वो जा चुकी है पीटीआई की तरफ, लेकिन बिजनेस क्लास अभी भी उनके साथ है। उन्होंने फिर चुनाचे अब ये किया है कि वो देहात पर जो देही हल्के हैं उन पे ज़्यादा फोकस है। उनको पता है कि शहरों में हमें सीटें लूज़ करनी पड़ेंगी, इवन 2018 से भी ज़्यादा लूज़ करनी पड़ेंगी, लेकिन उसका वो गेन जो है वो लेना चाहते हैं देही हल्कों में, वहाँ अच्छे कैंडिडेट खड़े करके। और मेरा ख्याल है कि उनकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। उन्होंने एक एक हल्के का सर्वे करवाया है। और दूसरी तरफ पीटीआई का प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ तो सिंबल नहीं है, दूसरी तरफ कमज़ोर उम्मीदवार हैं। अक्सर जगह पर जो है जो नुमाया उम्मीदवार था वो या भाग गया या रुपोश है। और तीसरी बात है कि तजर्बाकार नहीं है जो बंदे लोग खड़ा करें। वो कितने, हर हलके के अंदर 6,000 10,000 लोग चाहिए होते हैं जो पोलिंग स्टेशनों पे जाएं, जो जाके आपकी पोलिंग कैंप लगाएं। ये इतने लोगों को ट्रेन करना, उनको वहाँ बैठाना, ये सारा मुश्किल होगा नए लोगों के लिए। लेकिन फिर भी वही, जैसे मैं पहले से कहता रहा हूँ कि 10% हमें ये चांस देना चाहिए कि शायद इस दफ़ा लोग बहुत तादाद में निकल आएँ और सब कुछ बदल दें। बहुत शुक्रिया सिलवाई साहब का तज़िया आपने सुना। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी 2023 की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें पाकिस्तान 140वें से 133वें नंबर पर आ गया है, यानी आलमी रैंकिंग में 7 दर्जों की बेहतरी आई है, जबकि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भी 2 पॉइंट का इजाफा हुआ है और वो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 27 से बढ़कर 29 पॉइंट्स पर आ गया है। जबकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के सरबराह, जिसे रिटायर्ड ज़िया परवेज़ ने इस मामले पर तबसरा करते हुए लिखा है कि यह हौसला अफजा बात है कि पाकिस्तान की रैंकिंग और उसके CPI स्कोर में बेहतरी आई है। इससे रियासत के मुख्तलिफ सतूनों की तरफ से की जाने वाली इंसदाद बदउनवानी की कोशिशों की अक्कासी होती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने CPI 2023 में बेहतरी देखी है। तवक्को है कि बेहतर हुक्मरानी के लिए हुकूमती पॉलिसीज़ और कवानीन के मौसर निफाज से मुस्तकबिल में मस्बत नताइज बरामद होंगे। अहम बात यह है कि माजी में इमरान खान करप्शन के खिलाफ बयानियाँ बनाने में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का हवाला देते थे और दावा करते थे कि इस इदारे की रिपोर्ट में पाकिस्तान की हुकूमतों को करप्ट तरीन हुकूमत करार दिया जाता है। मगर दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी के दौर से लेकर आज तक अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का जायजा लिया जाए
तो उसमें इमरान खान की हुकूमत वो हुकूमत है जिसमें करप्शन का तासुर बढ़ा है, लेकिन उनकी हुकूमत खत्म होने के बाद फिर से इस तासुर में बेहतरी देखी गई है। खुद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 127वां था, फिर 2014 में करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर बेहतर होकर 126, फिर 2018 में यानी नून लीग की हुकूमत के आखिरी साल में पाकिस्तान का नंबर मजीद बेहतर होकर 117 था। तहरीक इंसाफ के पहले साल यानी 2019 में पाकिस्तान 170वें नंबर से 120वें नंबर पर चला गया। 2020 की रैंकिंग में पाकिस्तान 120 से मजीद गिरकर 124वें नंबर पर चला गया और 2021 में पाकिस्तान 140वें नंबर पर चला गया और फिर 2022 में जिसके 3 माह में पीटीआई की हुकूमत रही और तकरीबन 9 माह तक पीडीएम की हुकूमत रही, उसमें भी पाकिस्तान का नंबर 140 ही रहा, मगर फिर 2023 में पाकिस्तान के करप्शन के तासुर में 7 नंबर्स की बेहतरी आई है, यानी पाकिस्तान 140वें से 133वें नंबर पर आ गया है। और अब इन अदाद शुमार को लेकर नून लीग इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ वही बयानियां बना रही है जो इमरान खान अपोजिशन में साल हर साल इन जमातों के खिलाफ बनाते रहे। नून लीग की मरकजी क़यादत यानी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का हवाला देकर कहा कि सबसे करप्ट दौर इमरान खान का दौर था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि सबसे करप्ट तरीन दौर इमरान खान का दौर था। ये उन्होंने कहा है। भाई आओ साकिब निसार बताओ, तुमने तो इसको दिया था सर्टिफिकेट, सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट तुमने दिया था और इन जज ने दिया तो इस्तीफा दे के घर चले गए। कौम को बताओ कि दुनिया उसके बारे में ये राय रखती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है और उसमें ये रिपोर्ट में लिखा है कि 2018 में जब नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया उसकी हुकूमत का, तो उस वक्त करप्शन पाकिस्तान में कम हो रही थी और जब इमरान नियाजी का दौर आया तो करप्शन दोबारा ऊपर गई। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसी तंजीम कह रही है कि सबसे करप्ट दौर जो है वो इमरान खान का दौर था। साकिब निसार का, सादिक और जो अमीन का सर्टिफिकेट दिया था, आज पूरी दुनिया उसकी हकीकत देख रही है। साकिब निसार भी देख रहा होगा, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी कहीं भी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।